डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेक शुक्ला। मेरा नाम विवेक शुक्ल है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया। वी हैव टू डिस्कस द पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया starting to Indus Saraswati civilization period to early medieval period. Two things are more important for study of position of women. First is a continuity in different phase of period. It's called Sindhu Saraswati civilization period, Indus Saraswati civilization period, early Vedic period, it's called Rig Vedic period, later Vedic period, then Sutra Mahakavya Kal, and then so on later on until to early medieval period. So let's start beginning to Indus Saraswati civilization period. In Indus Saraswati civilization period, position of women in every aspect, social aspect, economical aspect, religious aspect, cultural aspect, it's very balancing position and balancing situations of women in this of field. बहुत से इतिहासकार और पुरातत्वविदों का यह कहना है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता, जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है, जो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है, उसके काल में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो दशा थी वह उन्नत थी, क्योंकि यह व्यापार और वाणिज्य प्रधान सभ्यता थी और यहाँ पर इक्वल कंट्रीब्यूशन के बिना यह सभ्यता सर्वाइव नहीं कर सकती, यह सभ्यता इतनी फ्लोरिश्ड नहीं हो सकती। कुछ पुरातत्वविदों का यह भी कहना है कि चूंकि एक लार्जर पैमाने पर मदर गॉडेसेस की जो स्कल्पचर्स हैं वह प्राप्त हो रहे हैं इस सैंधव सरस्वती सभ्यता है, इसके तमाम जो विविध पुरास्थल हैं वहाँ से एक व्यापक पैमाने पर मातृ देवी की, मदर गॉडेसेस की टेराकोटा स्कल्पचर्स प्राप्त हो रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट में, और साथ ही साथ सील्स एंड सीलिंग्स पर टेराकोटा फिगरीन्स, मदर गॉडेसेस के टेराकोटा फिगरीन्स और मदर गॉडेसेस के जो है इंडिविजुअल फिगरीन्स प्राप्त हो रहे हैं। उसके आधार पे बहुत से पुरातत्वविदों का यह कहना है कि सैंधव सभ्यता में वुमेन की, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, सामाजिक स्थिति अच्छी थी, आर्थिक स्थिति अच्छी थी, और इस प्रकार से कुछ पुरातत्वविदों का उन्हीं सांस्कृतिक अवशेषों के आधार पर यह कहना कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में मात्र सत्तात्मक सोसाइटी थी, अर्थात जो है फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, ऐसा कुछ पुरातत्वविदों का मानना है। अब हम चलते हैं वैदिक काल में, और वैदिक काल को भी दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में हम ये देखेंगे कि महिलाओं की, वुमेन की पोजीशंस क्या है, वुमेन की उनको जो है इक्वलिटी का अधिकार है कि नहीं है, और उनका एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, और सभी सामाजिक अधिकार कितने मिले हैं, सांस्कृतिक धार्मिक कितने अधिकार मिले हैं। इन सभी अधिकारों के संदर्भ में हम महिलाओं की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक काल के विशेष संदर्भ में देखने का प्रयास करेंगे। तो बहुत से भारतीय इतिहासकार हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं और बहुविध पाश्चात्य इतिहासकार हैं, उनका यह मानना है कि ऋग्वैदिक काल भारतीय नारी का स्वर्ण युग था। इट्स ए गोल्डन एज एंड गोल्डन एरा ऑफ वुमेन। ये क्यों था भारतीय नारी के लिए, ये स्वर्ण युग क्यों था ऋग्वैदिक काल? क्योंकि मानना है कि आगे के जो कालों में, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के बाद ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल के बाद जो अब अर्ली पूर्व मध्य काल तक जो पीरियड आएगा, अर्ली मिडिवल पीरियड तक, उस पीरियड तक महिलाओं की स्थिति में जो आगे जो चेंजेस आते हैं उनकी अपेक्षा में यहाँ पॉजिटिव चेंजेस हमें ऋग्वैदिक पीरियड में दिखाई देते हैं। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि ऋग्वेद के कई टेक्स्ट में, ऋग्वेद की कई संहिताओं में, कई ऋचाओं में साफ साफ यह वर्णन मिलता है कि स्त्रियों को क्या कहा गया, जो महिलाएं हैं, वुमेन हैं, उनको क्या कहा गया कि ये जो सास और ससुर, ननद
आदि की इनको साम्राज्ञी कहा गया, अर्थात स्वामिनी कहा गया, अर्थात कहा गया कि इनका जो पोजीशन है वो फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इनका, स्त्रियों का। एक लेटर ऋग्वैदिक ग्रंथ में एक निरुक्त ग्रंथ है, निरुक्त में उल्लेख ही आया है कि जो स्त्रियां थी इस काल में, ऋग्वैदिक काल में, यह अपना सक्सेशन राइट सिद्ध करने के लिए, उत्तराधिकार सिद्ध करने के लिए न्यायालय में भी जाती थी। जो उस समय न्यायालय थे उस समय न्यायालय में भी जाती थी, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी को डिनोट करता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी थी महिलाओं के लिए यहां पर, उसको यह डिनोट करता है, यह प्रतिबिंबित करता है। साथ ही साथ हमें ऋग्वेद काल में भी जो पत्नी है, वाइफ है, वाइफ के लिए एक शब्द मिलता है जायेदस्तम, अर्थात पत्नी ही गृह है। मतलब वाइफ इज ए फैमिली, वाइफ इज ए हाउस, और हाउस ही नहीं, वाइफ इज ए होल हाउस, सोल ऑफ हाउस, यह कहा गया जायेदस्तम। और इसको हम अलग अलग पीरियड में देखने का और प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं फ्रीडम इंजॉयड बाय वुमेन। द डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन टू वुमेन to take part in public activities indicates the nature of the status enjoyed by women during Vedic period. Women never observed पर्दा प्रथा। देखिए ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा जैसी कोई व्यवस्था नहीं। दे इंजॉयड फ्रीडम, तो महिलाएं क्या कर रही हैं, स्वतंत्रता का, वह जो पर्दा प्रथा जो बाद में काल में हमें दिखाई देगी, उसके कारण महिलाओं की स्वतंत्रता पर जो एक ग्रहण लगता है, वह ग्रहण इस काल में हमें नहीं दिखाई देता है। दे इंजॉयड फ्रीडम इन सेलेक्टिंग दियर मेल पार्टनर। दे कुड एजुकेट देमसेल्व्स, विडोज वे परमिटेड टू रीमैरी, विधवाओं के लिए पुनर्विवाह की व्यवस्था है। डाइवोर्स वाज हाउएवर नॉट परमिसिबल टू देम, तो यहां तलाक के लिए कोई जगह नहीं है, डाइवोर्स के लिए किसी तरह की कोई जगह नहीं है। इवन मेन डिड नॉट हैव द राइट टू डाइवोर्स दियर वाइफ्स, यह अधिकार केवल महिलाओं को ही और पुरुषों को ही नहीं दे दिया गया कि वो अपनी पत्नियों को जो है डाइवोर्स दे सके, तलाक दे सके। यह अधिकार पुरुषों को भी नहीं दिया गया है इस काल में, ऋग्वैदिक काल में। वुमेन वेर गिवन कंप्लीट फ्रीडम इन फैमिली मैटर्स एंड वेर ट्रीटेड एज अर्धांगिनीज। ये पहली बार महिलाओं को अर्धांगिनी कहा गया। अब आगे का ये जो शब्दावली है अर्धांगिनी वाली, यह शब्दावली शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण ऋग्वैदिक काल का जो ऋग्वेद है, संहिता है, फिर ब्राह्मण है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से पहली बार महिलाओं के लिए अर्धांगिनी शब्द मिलता है। अर्थात इक्वल अपॉर्चुनिटी है डिसीजन मेकिंग में भी, और फैमिली मैटर्स को भी डिस्कस करने, और फैमिली मैटर्स में भी जो है अपना ओपिनियन देने की एक इक्वल अपॉर्चुनिटी ऋग्वैदिक पीरियड में महिलाओं को, वुमेन्स को दी गई है। जो सेकंड टॉपिक है, इसके अंतर्गत ऋग्वैदिक पीरियड में हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, अर्थात एक जो है समान शैक्षिक समता कितनी है। जो अभी हमारे यहाँ भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट है 2010 का, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन में वह जो राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, वह राइट है, वह सबके लिए, वो मेल और फीमेल नहीं, सबके लिए है। वो न केवल मेल के लिए नहीं है, न ही केवल फीमेल के लिए है, नहीं केवल मेन के लिए है, नहीं केवल वुमेन के लिए है। ये क्या है, राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल। तो हम इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे इस पीरियड में। तो हमें कहाँ दिखाई देती है, तो डॉटर्स वेयर नेवर इल ट्रीटेड ऑल्दो मेल चिल्ड्रन वेयर प्रेफर टू फीमेल चिल्ड्रन। दे आल्सो रिसीव्ड एजुकेशन लाइक बॉयज एंड वेंट थ्रू द ब्रह्मचार्य। तो जो ब्रह्मचर्य हैं गुरुकुल में, ऐसा नहीं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन है इस पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड में। यहाँ पर स्त्रियां भी गुरुकुल में जा रही हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर रही हैं, वहां ज्ञानार्जन कर रही हैं, और उनका उपनयन संस्कार हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, ये शब्दावली सबसे महत्वपूर्ण है कि उपनयन संस्कार ऋग्वैदिक पीरियड में महिलाओं का भी होता था, स्त्रियों का भी होता था, वुमेन का भी होता था, क्योंकि यह एक एंट्री पास था।
अगर उपनयन संस्कार जिसका हो गया वही व्यक्ति वेद पढ़ सकता है, वही व्यक्ति ज्ञानार्जन कर सकता है, वही व्यक्ति गुरुकुल में जा सकता है, वही व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में रह सकता है। तो ये राइट वुमेन को ऋग्वैदिक पीरियड में दिया गया था। वुमेन स्टडीड द वैदिक लिटरेचर लाइक मेन एंड सम ऑफ देम लाइक, अब आपको ढेर सारी 24 स्त्रियां हैं जिनका नाम ऋग्वेद में मिलता है, स्पष्ट नाम मिलता है। ये ऋग्वेद की मंत्र दृष्टा विदुषी स्त्रियां हैं। इनके जो नाम हमें मिलते हैं प्रमुखता से, 24 नाम तो हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। ये विदुषी स्त्रियां हैं, ये विदुषी मंत्र दृष्टा हैं जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों का साक्षात्कार किया और फिर उनका संकलन किया। उसमें जो नाम हमें हैं, मैं कुछ नाम आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। सची पौलोमी, विशपला, मुदगलानी, घोषा, काक्षीवती, रोमसा, ब्रह्मवादिनी, जूहू ब्रह्मजाया, श्रद्धा कायायनी, सर्परागी, यमी वैवस्वती, गोधा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, आत्रेयी, इंद्राणी, उर्वशी, शिकता, निवावरी, ऐसे बहुत से नाम जो प्रमुखता से 24 नाम स्त्रियों के विदुषी स्त्रियां हैं जो ऋग्वेद के मंत्रों की संकलन करता हैं, जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों का साक्षात्कार किया और उनको रियलाइज करने के बाद उन मंत्रों को संकलित किया वेद में। क्योंकि ऋग्वेद रचना नहीं माने जाते, ऋग्वेद किसी एक व्यक्ति की पुस्तक नहीं है। इनमें जो ऋषि हैं, ऋषि परंपरा के जो आचार्य हैं, विदुषी आचार्य और विदुषी स्त्रियां, इन लोगों ने अपने ज्ञान तंत्र के माध्यम से जिन मंत्रों की खोज की, जिनका रहस्य, जिन मंत्रों के रहस्य को जाना साक्षात्कार के माध्यम से, उनका संकलन ऋग्वेद में किया गया। हमें इसके अलावा अथर्ववेद में भी इन कुछ विदुषी महिलाओं के नाम मिलते हैं जो यह स्पष्ट करता है कि इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी वुमेन्स को इस पीरियड में प्राप्त है। और जो हमें जो सबसे एक मैंने बात कही थी स्टार्टिंग में ही कि जब आप वुमेन की पोजीशंस को देख रहे हैं तो आपको दो चीजों का महत्वपूर्ण ढंग से ध्यान रखना है। वह यह है कि कंटिन्यूटी किस चीज में चली जा रही है और चेंजेस क्या हो रहे हैं। मेनी गर्ल्स इन वेल टू डू फैमिलीज यूज्ड टू बी गिवन ए फेयर अमाउंट ऑफ एजुकेशन डाउन टू अबाउट 300 BCE। अब आगे हम जब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, पोजीशन ऑफ वुमेन इन मैटर्स रिलेटिंग टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स। ये तीसरा जो है सब हेडिंग है कि मैरिज इन द वैदिक पीरियड वाज कंसीडर्ड ए सोशल एंड रिलीजियस ड्यूटी एंड यूनाइटेड कपल ऑन एन इक्वल लूटिंग। वुमेन हैड द राइट टू रिमेन सिस्टर्स throughout the year in life. Marriage was not forcibly imposed on them. Child marriage were unknown. ये जो बाल विवाह जैसी जो कुप्रथाएं हैं, यह इस ऋग्वैदिक काल में उपस्थित नहीं। आगे देखेंगे हम, गर्ल्स वेयर गिवन इन मैरिज ओनली आफ्टर। अब जब ये अपना नॉलेज कंप्लीट कर ले रही हैं, ब्रह्मचर्य में 25 ईयर्स का नॉलेज कंप्लीट कर ले रही हैं और मैच्योर होने के बाद ही आफ्टर कंप्लीटिंग दियर एजुकेशन वुमेन हैड द राइट टू सिलेक्ट दियर लाइफ पार्टनर्स। और उन्हें यह भी अधिकार है कि वह अपने योग्य वर का चयन करें और कब तब जब वह अपनी पूरी शिक्षा 25 वर्ष की कंप्लीट कर लें उसके बाद। और फिर हम देखते हैं ऑफन देयर वेर आल्सो लव मैरिज कॉल्ड गंधर्व विवाह। आपको इस काल में गंधर्व विवाह के भी साक्ष्य मिलेंगे। तो इस तरह की जो है विवाह, जो लव मैरिज है, वो भी हो रहे हैं इस पीरियड में। तो जो जिस तरह से जो है इक्वलिटी है। और हमें री मैरिज ऑफ विडोज वाज अलाउड, तो विधवाओं का पुनर्विवाह यहां उपलब्ध है। इसलिए इस काल में सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं आपको यहां पर नहीं दिखाई देंगी, इनका प्रेजेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रीमैरिज हो रहा है विडोज का। जब विडोज का रीमैरिज और नियोग प्रथा जैसी व्यवस्थाएं बंद होंगी तब ये जो है आगे चल के आगे जो है पीरियड में यह सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं हमें देखने को मिलेंगी। दीज आर ए नंबर ऑफ रेफरेंस टू कस्टम ऑफ नियोग प्रथा है ऋग्वैदिक काल में, कि नियोग प्रथा पे भी हम अलग से बात कर लेंगे।